आजकल मैं तुम लोग सबको मना कर दिया हूँ कि क्या नहीं करना है, सोशल मीडिया नहीं करना है, और मैं उसमें इंगेज हो गया हूँ 3-4 दिन से। हाँ, इंस्टाग्राम, मैं रील्स तो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट्स बन रहे हैं मेरे, रील्स नहीं। अरे अपडेट करने में मेरे को 2-4 लोग बोले कि आप बहुत, आपको अपडेट करना चाहिए, कुछ डालते रहना चाहिए। ऊपर से फेक इट अंटिल यू मेक इट, ऐसा कुछ बता रहा था। मैं बोला वाह, ये वाला काम नहीं करना है मेरे को। तो एक जन बोला कि मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडलर बन जाता हूँ, आप फोटो दे देना, मैं डाल दूंगा। मैं बोला मैं खुद डाल लूँगा, हैंडलर वेंडलर अभी इतना भी नहीं है, मैं कर सकता हूँ खुद। किसको? मैं अपना खुद का पेज नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, BIA का पेज कहाँ से हैंडल करूँगा? BIA का पेज भेषमणि सर करेंगे हैंडल, या तो वो एक लड़के को रखे ना भोजराम, वो करते हैं, वो दोनों में से कोई एक करेगा। मैं नहीं करता यार हैंडल वैंडल। अभी तो चालू किया इंस्टाग्राम, मतलब री इन्वेंट किया अपने आप को 2-3 दिन से। हाँ, तो यू कैन लाइक मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? कमेंट एंड फॉलो, यू कैन लाइक, फॉलो एंड कमेंट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? खोज लेना, मेरे को मिल जाऊंगा मैं, पता नहीं किस नाम से है, नाम क्या, कुछ डेट वेट लिख दिया था, पता नहीं कुछ होगा, देखो बताता हूँ। आज मैं अपना इंस्टाग्राम का प्रमोशन कर देता हूँ, देखो यहाँ से फॉलो बैक, मतलब मेरे को बोल रहा फॉलो बैक करना। हाँ कर दूंगा यार फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। आधे से ज़्यादा तो ब्लॉक करेंगे सबसे पहले। हाँ नहीं ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। ये लो भाई, जिसको भी इंस्टाग्राम में जुड़ना होगा यहाँ आ सकते हैं, है ना? वहाँ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, स्टडी वाले, ठीक है? स्टडी रिलेटेड, हाँ 292190। आपका डेट ऑफ बर्थ तू डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, वो एक अरे एक रैंडम नंबर है वो एक रैंडम नंबर है, हर चीज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं होता है। वो मेरे दोनों भतीजे का बर्थडे है, ठीक है? मेरे दोनों भतीजे, उन दोनों का बर्थडे है, वो मिलाकर बना हुआ है, ठीक है? तो उसको देख लेना, जिसको भी जुड़ना होगा वहाँ पर मिल सकते हैं। वहाँ पर फिर खूब सारी बातें होंगी। क्या क्या शेयर होगा? रील्स नहीं यार, वो रील्स नशा है। कितने लोग को लगा हुआ है? कितने लोग को रील्स का नशा हो गया है? नहीं हुआ है? आप तो, मेरे को लग रहा है कि वो क्या था उसके पहले, अरे इंस्टा के पहले एक तो चला था ना बहुत ज़्यादा, टिकटॉक तक देखे होंगे। आप बोल रहे हो कि मेरे को नशा नहीं है। नहीं बनाओ टिकटॉक वीडियो कभी। वेरी गुड। स्नैपचैट, कल उधर मॉल में था मैं, अभी वो एस्केलेटर से नीचे आ रहा है, मैं इधर खड़ा हूँ, एक लड़की आई, रुक गई सामने में, क्या हो गया? तो उसको एक्सक्यूज़ मी आप चले जाओ, वो खड़ी हो गई, फिर वो फ़ोन निकाली। मैं बोला मैं भी देखूंगा क्या कर रही है मैं भी खड़ा हो गया था, फिर निकाली, उसके बाद वो चालू की, वो स्नैपचैट चालू की। अब वो एस्केलेटर भाई हर मॉल में है, कौन सी बड़ी चीज़ है? फिर उसका वीडियो बना रही है, तो उसको वीडियो बना दी कि लोग जा रहे हैं, तो मैं भी नीचे गया, फिर मैं बोला हेलो बोला बना ले वीडियो वीडियो बनाना तो बना ले फिर वो नीचे आई, तो क्या क्या कर रहे हैं एकदम सच में। और लिटरली कल का ही कहानी है ना, कल के मॉल का ही है, परसों का भी नहीं, ज़्यादा दिन नहीं। आजकल लोग लगे हुए इतना ज़्यादा, खासकर ये स्नैपचैट, उसमें कुत्ते वाला एक मुँह आता है, उसको बना के फ़ोटो डाल रहे हैं। अरे इंसान हो यार, देखना ना, वो बनी का आता है कुछ और क्या है, रैबिट का भी है। हाँ वो चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहा है स्नैपचैट। आजकल आ गया नया स्नैपचैट, और क्या है वो, एक और वो डेटिंग ऐप टिंडर, एक तो डेटिंग ऐप आ गया टिंडर, एक डेटिंग ऐप और भी है 2-4, पता नहीं क्या क्या, टिंडर और क्या क्या, कौन सा शादी.com में कौन डेटिंग कर रहा है? शादी.com में कौन डेटिंग कर रहा है? बम्बल, चेतना कहाँ पर नेटवर्क फैला हुआ है क्या काफी फैला हुआ नेटवर्क है। क्या बम्बल, ये अजीब टाइप का नाम है, क्या नया आ गया।
शुरू पहले एक और आया था कुछ हाइक करके, एक ऐप था ना, अच्छा था। इंडिया को पता था अच्छा था। स्टिकर्स से सेंड करते थे लाइक जैसे कि वो उसमें कहाँ है देखे लिंक करके तो ऐसा ही कुछ आया था 2012-13 के आसपास। बिल्कुल एकदम सब पता है इसको। यूनाइटेड नेशन कब आया था? ये आपका डोमेन है। क्या क्या बोल रहा है? ये मेरा डोमेन है। अच्छा तो बम्बल और हाइक बता रहे हो, यूनाइटेड नेशन कोई नहीं बता रहे। कब आया था यूनाइटेड नेशन? चलो खैर उठाओ, चलो स्टार्ट करते हैं यार, हो गया बस्ती। चलो आप देखेंगे हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। सब समझ आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? क्या था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? चलो कौन बताएगा? फर्स्ट डिफाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ चलो बताओ, मैं बताऊँ हाँ बताओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक फोरम है जहाँ पे जो सारे नेशंस मिलते हैं, आइडियोलॉजी एक्सचेंज करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हैं, जिससे कि मतलब और एक ग्लोबल कॉज के लिए डिस्कस करते हैं, जिससे कि वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी है। वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी आए। इट इज़ एन डायलॉग फोरम। ये अपने आप में क्या है? एक डायलॉग है, एक फोरम है जो कि क्या करता है? एक्सचेंज। किस चीज़ का एक्सचेंज करते हैं? आइडियाज़ एंड व्यूज़ का। और उसके साथ साथ क्या करता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या है? फोरम बना हुआ है। ठीक है, जिसका मेन क्या है? वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना। यही था। ठीक है, अच्छा किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं? कौन बताएगा? चलो बताओ शशांक। कंसेंसस ओरिएंटेड होता है सर। वेरी गुड, कंसेंसस ओरिएंटेड होते हैं। और डिसीजन बाय मेजॉरिटी। डिसीजन बाय मेजॉरिटी, वेरी गुड। और चेंजिंग नेचर चेंज। कंटिन्यूस होते हैं। 3 और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल क्या पीस लगा के रखे हो? एजेंडा बेस्ड होते हैं। वेरी गुड, एजेंडा बेस्ड होते हैं। और हाँ वेरी गुड, फ्लेक्सिबल होते हैं, जो अपने आप को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन और द रियलिटी। इनके अपने खुद के क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स होते हैं, और उसी प्रोटोकॉल्स और रूल्स के थ्रू ही वो चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कर चुके थे? ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वी विल डील इज यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन क्या पढ़ना है? यूनाइटेड नेशन के बारे में पहले उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। द टाइम लाइन ऑफ यूनाइटेड नेशंस की क्या क्या हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, विच इंक्लूड वाई क्रिएटेड, वाई इट इज क्रिएटेड। ठीक है, इसकी हिस्ट्री देखेंगे और ये बना क्यों है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन of United Nation, formation of United Nation along with its function and working, function, structure and working, function, structure and working. Under the structure only we will also talk about the 6 organs of United Nation, the 6 organs of United Nation. तो यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, वो 6 के 6 ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। एंड देन द बॉडीज विच आर एसोसिएटेड विद द यूएन, वो डायरेक्टली यूएन के ऑर्गन नहीं है, पर ऐसी बॉडीज हैं जो यूएन के लिए काम करती हैं या यूएन से जुड़ी हुई हैं। तो देयर आर वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज एसोसिएटेड विद यूएन, एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो कुछ बॉडीज़ क्या हैं जो यूएन से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, कि उससे मिलकर ही या उसी की जैसे बनी हुई। तो हिस्ट्री ऑफ यूनियन, वाई क्रिएटेड, फॉर्मेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग के बाद विल टॉक अबाउट द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन एंड द इंटरनेशनल बॉडीज एंड द एसोसिएशन एफिलिएटेड विद यूनाइटेड नेशंस। द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंक्लूड 6 ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, इज यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 1। नंबर 2 इज यूएनजीए, United Nation General Assembly, United Nation Security Council, then we have United Nation General Assembly, then UN ECOSOC, ECO, United Nation Economic and Social Council, United Nation Security Council, United Nation General Assembly, United Nation Economic and Social Council। ठीक है, उसके बाद होती है
द फोर्थ वन इज यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। देन वी हैव यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ठीक है। एंड देन वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो दिस 6 आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ, दिस आर ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है किसके, यूनाइटेड नेशन के। सो हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, व्हाई क्रिएटेड, फॉर्मेशन ऑफ यूएन, function, structure and working of UN, the 6 organs of UN which include United Nation Security Councils, repeat with me, United Nation General, okay, शुरू से करते हैं, ठीक है। नंबर 1 यूनाइटेड नेशन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, वो तो ऐसा बच्चों ऑफ जस्टिस। क्या चल रहा है, इतना जल्दी एनर्जी डाउन हो गया सर, तीसरा क्लास है तो क्या हो गया, बताया ना, बच्चा नहीं मरना चाहिए, एकदम पढ़ना वैसी है ना एनर्जी के साथ, एकदम से ऐसे सो गए हो, मैडम सुला दी थी क्या, तो फिर नाश्ता नहीं किया हो, देखो यार ऐसा भूख है, भूख लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, तो खा के आ जा जल्दी, ये वाले ब्रेक में नहीं किए, तो ये वाले ब्रेक में क्या किया, नीचे तो तू गया था, अच्छा पानी पी ले, कितना कितना खाएगा तू, हर ब्रेक में खाना है, अरे यार आज क्या मेरी इवनिंग में क्लास नहीं है, ठीक है, अभी 2 दिन नहीं है, 2 दिन खेम सर लेंगे, आज नहीं क्लास होगी, ठीक है। वो आप लोगों का आज पहले पेपर 1 पार्ट 3 चलेगा ना, तो पेपर 1 पार्ट 3 खेम पढ़ाएंगे, तो 2 दिन वो लेंगे अभी क्लास, 2 से 3 दिन, तो मेरी इवनिंग में क्लास नहीं, इसलिए मैं अभी पढ़ाऊँगा, आज तो मैं 3 बजा दूँगा, देखना, ठीक है ना, 3 बजेगा आज, ठीक है। चलो एक बार रिपीट करेंगे और अच्छे से बोलना है सभी को, है ना। यूनाइटेड नेशन, देन यूनाइटेड नेशन, देन यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, देन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, एंड लास्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो दीज आर द 6 ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। याद रखना है, क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में आया कि इनमें से कौन सी यूनाइटेड नेशन की, इनमें से कौन सा बॉडी जो है वो 1945 के पहले बना है, तो ये सारे के सारे एक साथ बने थे, इनके पहले बना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो आया था झारखंड पीएससी में पूछ लिया था, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं भी, अभी सब कुछ याद हो जाएगा, ओके, ठीक है। देन देयर आर फ्यू इंटरनेशनल बॉडीज विच आर एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन, विच इंक्लूड, जो हमारे टॉपिक में डायरेक्टली है उसमें से है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, UNWTO, UNWTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कौन सा आपका UNWHO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड अदर्स, ठीक है। मिनिमम इतना तो हमको पढ़ना ही पड़ना है, टॉपिक मेंशंस नहीं है आपके उसके ऊपर, क्या होता है सब, अगर सिलेबस देखोगे वहाँ मेंशन नहीं है, बट इतने इंटरनेशनल टॉपिक्स आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको इतना तो कम से कम मिनिमम इतना पता होना चाहिए। चलो अब देखते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में, हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, हिस्ट्री ऑफ UN, चलो चलो बात नहीं करना है, ठीक है। तो हुआ क्या था पहले उसके बारे में थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री से इसको ट्रेस करके लाएंगे और समझते हैं अच्छे से। तो देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियल डेज में तो कंट्री आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, इनिशियल डेज में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन वगैरह बना, उसके बाद जब इंपेरियलिज्म आया, जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ अलग अलग कंट्रीज़ का बनना, ठीक है ना, एम्पायर मेकिंग, एम्पायर बिल्डिंग्स, तो अलग अलग लोगों ने क्या किया, अलग अलग एम्पायर्स बनाए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया गया था जिसका नाम क्या था, ऑटोमन, उस टाइम पे सबसे पहले ऑटोमन। उसके बाद उससे ही बड़ा एम्पायर बनाया गया मंगोल्स,
ठीक है ना। और बड़े एम्पायर बनाए कौन से, ब्रिटिश एम्पायर। तो पहले तो एम्पायर बिल्डिंग चल रहा था, तो सब जगह एम्पायर बिल्डिंग्स हुई, और एम्पायर बिल्डिंग्स चल रही थी किसके साथ साथ, 2-3 इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ साथ। बात किए थे क्या, रेनेसांस, इंपीरियलिज्म, सबके बारे में। रेनेसांस बताया था, ट्रेड वॉर, सॉरी आपका क्रूसेड, द वॉर ऑफ रिलीजन नहीं बताया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नहीं बताया था तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बोलूँगा। बताया होता तो अच्छी बात है, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड लेकर आ रहा हूँ आपके पास सामने, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का बैकग्राउंड देखोगे तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसके पहले तो ह्यूमंस आएंगे, सब कुछ होगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन आया तब क्या हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चालू हुए, ठीक है। जो उन्होंने सबसे पहले किसके लिए बनाया था, अपनी सोसाइटी के लिए, सोसाइटल लॉज बने, ठीक है, सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इनिशिएट हुआ। इसके बाद सेकेंड फेज में यही ह्यूमन सिविलाइजेशन कन्वर्ट हुआ इनटू द एम्पायर, एम्पायर और डायनेस्टीज, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग एम्पायर बिल्डिंग हुई। जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग, ऑटोमन्स की बात कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर, मंगोल्स, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग ने बनाया, सपोज कर लेते हैं अशोक। तो इस तरीके से क्या होता है, एम्पायर बिल्डिंग हुआ। तो ये तो क्या था, प्री वर्ल्ड हिस्ट्री। पर जैसे ही हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में पहुंचते हैं, वहाँ से ही कहानी चालू होती है। इंटरनेशनल रिलेशन अब हमको वहाँ का नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, वो थोड़ी सी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में जियोपॉलिटिक्स होता तो बात अलग है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को सीधा इंटरनेशनल रिलेशन बनाना, इसलिए थोड़ा सा। इसके बाद क्या हुआ, एम्पायर बिल्डिंग हुआ, और इसके बाद फिर वर्ल्ड मूव किया टुवर्ड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, स्पेशली विद द ब्रिटेन। कैसे बोल रहे हो, नहीं पढ़ाया हूँ, मेरे को तो लग रहा है पढ़ा चुका हूँ मैं ये चीज़। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड नहीं पढ़ाया था, बताया था ना। फर्स्ट वर्ल्ड किसको बोलते हैं, सेकंड वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री आती है, थर्ड वर्ल्ड की कंट्री क्या है, इंडिया 0th वर्ल्ड का पार्ट था। कैसे नहीं बताया, आधे लोग हाँ, कोई तो मेरे को याद है, चलो कोई बात नहीं। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर की कुछ हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो यहाँ से 3 से 4 इवेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें से एक इवेंट क्या था, रेनेसांस, जिसको बोलते हैं क्रूसेड, क्रूसेड, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रूसेड, द रिलीजियस वॉर। ये इस्लाम और किसके बीच हुआ, क्रिश्चियनिटी के बीच, ठीक है। इस्लाम ने क्या किया था, मिडिल ईस्ट के रीजन को कैप्चर कर लिया था, मिडिल एशिया के रीजन को। और अब यूरोप को अगर एशिया में आना था तो उसको क्या करना होता था, इधर दे वो हैव टू एक्सेप्ट द इस्लाम, या तो वो अपने आप के लिए दूसरा रास्ता खोजे। तो अल्टीमेटली दे स्टार्टेड द एज ऑफ डिस्कवरी, और उसी को बोला गया डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, जिसको बोलते हैं रेनेसांस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड में अलग अलग रूट्स मिले, और रूट्स मिलने के बाद अमेरिका, देखो इसी से आगे चल के रूट्स मिले, और रूट मिलने के बाद वास्को डी गामा कहाँ पर आया, इंडिया आया। उसी तरीके से कोलंबस जो था उसने अमेरिका को खोजा, अमेरिका को नहीं खोजा, अमेरिका के लिए रूट खोजा। वास्को डी गामा ने भी इंडिया के लिए रूट खोजा था, इंडिया को नहीं खोजा था, ठीक है। तो इन लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से रूट्स को खोजे, और जब रूट मिले वहाँ पर जाने के लिए, जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो देखे कि अपने बेनिफिट्स के लिए इन जगह को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के आसपास क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, ठीक है ना। यहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ पर, ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण अब वर्ल्ड ऑर्डर में क्या था कि जो कंट्री जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, स्पेशली ब्रिटेन, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाती थी और वहाँ से रॉ मटेरियल को कैप्चर करना था। मेन तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए था। ब्रिटेन का अगर देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय का ब्रिटेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन अगर अच्छे से समझते तो पहली बात तो किस जगह पे आता है, टेम्परेट नेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट, मतलब यहाँ पर, और उस टाइम पे और ज़्यादा ठंड होती थी। तो 8 मंथ्स तो वहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन साइकिल था, ठीक है, सॉरी 8 मंथ नहीं, 4 मंथ्स का प्रोडक्शन साइकिल था, और 8 मंथ जो थे वहाँ पर किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता था, और लोगों को वहाँ पर खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो पहले क्या हो रहा था कि ये 4 मंथ के प्रोडक्शन के बाद इस 8 मंथ के फूड को वो क्या करते थे, प्रिजर्व करते थे, ठीक है। और उसके लिए वो लाते थे प्रिजर्वेटिव के रूप में स्पाइसेस, और इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड तो स्पाइसेस ट्रेड से चलता था। इंडिया और ये रीजन क्या थे, मेन मसाले यहाँ उगते थे, तो पूरे के पूरे वो आते थे और स्पाइस लेकर जाते थे, और स्पाइस ट्रेड से पूरा वर्ल्ड चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब रिलीजियस वॉर हुआ तो वो यहाँ पर आ नहीं सकते थे, ठीक है।
और उसी समय जब रिलीजियस वॉर चल रहा था तभी ब्रिटेन में कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुए रेनेसांस के अंदर। उसमें से एक था कॉटन चेन रिएक्शन, ठीक है, कॉटन चेन रिएक्शन एंड द इन्वेंशन ऑफ स्टीम बोट। एक नए तरीके का बोट मिला जो थे स्टीम बोट्स। वर्ल्ड हिस्ट्री को बदल दिया है इस स्टीम बोट्स ने, ठीक है। और कॉटन चेन रिएक्शन, कॉटन चेन रिएक्शन, ठीक है। कॉटन चेन रिएक्शन मतलब कि जो कॉटन थे, जो भी कॉटन का फैब्रिक था, उसको प्रॉपर टेक्सटाइल मेकिंग में लेके आया गया। और जो आज मॉडर्न सिस्टम पे जैसे मशीन से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, वो सब चीज़ बनने चालू हुए, ठीक है। तो इनिशियली कॉटन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे ही क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ। बाद में और भी इंडस्ट्रीज आए। स्टीम बोट्स क्या थे, पहले क्या था, जहाज जहाँ पर हवा चलेगा उधर जहाज जाएगी, तो वेट करते थे। पर अब क्या आ चुके थे, स्टीम बोट्स आ चुके थे। नाउ अब उनको विंड सिस्टम से कोई इशू नहीं था, वो अपने बोट को उतारते और कहीं भी जा सकते थे थ्रू द स्टीम बोट्स, ठीक है। तो पहले तो सिस्टम क्या था कि जहाँ पर हवा चलेगी उधर जाएंगे। अब्दुल माजिद एक दिन निकला, बोला इधर हवा चल रही, चलते चलो, पहुँच गया इंडिया। फिर बोला यहाँ से हवा उल्टी जा रही, वापस जाओ, बोला मानसून, रिवर्सल ऑफ विंड, ऐसी तो आया था, मानसून का नाम यहीं से दिया उसने। तो पहले तो क्या था कि जिधर विंड का डायरेक्शन है बोट वहीं जाएंगी, पर अब वो डेडिकेटेड जो बोट थे वो कहीं भी जा सकते थे और किसी भी सीज़न में जा सकते थे। इसने वर्ल्ड ट्रेड को आज बहुत आगे तक पहुँचाया। आज दुनिया का ट्रेड जो है 90% शिप से होता है, ना तो एयरक्राफ्ट कैरियर से होता है, ना तो लैंड रूट से होता है। तो अगर एक ही दिशा में शिप जाती जिधर हवा है तो आज वैसा हो नहीं पाता, रुकना पड़ता 6-6 महीने। लेकिन अब क्या है, प्रॉपर मैकेनाइज्ड बोट्स हैं, स्टीम इंजन्स लगे हुए हैं, वो अपने आप जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आई जिसने वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाया, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रेडिंग बढ़ना चालू हुआ, वर्ल्ड में इनका डोमिनेंस चालू हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये जो 8 मंथ क्या होते थे, यहाँ पर जो फार्मर्स थे वो कुछ भी नहीं कर रहे होते थे, उनको बोला कि आप इधर आइए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करो, 8 मंथ आप खाली नहीं बैठोगे, आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब जब वो 8 महीने के लिए आते थे तो उनको खूब पैसे मिलते थे, वो खुश होते थे कि उतना तो एग्रीकल्चर में नहीं मिल रहा, तो वो 12 महीने रहने लगे। और जैसे वो 12 महीने रहने लगे, एक आध साल रहे, एग्रीकल्चर से बाहर रखे, फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन चालू। तो इस तरीके से उन लोगों को 15-16 घंटे पकड़ के काम कराया गया और वहाँ से उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अब एक समय के बाद ब्रिटेन में अपने नेचुरल रिसोर्सेज कम होने लगे, तो उनको क्या चाहिए था कि रॉ मटेरियल सेंटर चाहिए थे जहाँ से नेचुरल रिसोर्स आ पाए। दूसरी बात, उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, तो उनको मार्केट चाहिए थे जहाँ पर वो बेच सकें। और इसके लिए वो नए कॉलोनीज़ बनाना चालू किए, दूसरे कंट्रीज़ के पास जाए और दूसरे कंट्री को वो क्या करने लगे, कैप्चर करने लगे। इसी को बोला जाता था इम्पेरियलिज्म, जो अपने कैपिटलिस्ट चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया। तो ब्रिटेन ने इस तरीके से क्या किया, कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट किया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में वो कॉलोनीज़ बना रहा था। जब ब्रिटेन में ये हुआ, उसके साथ साथ फ्रांस में स्टार्ट हुआ, वैसे ही आपका जर्मनी में स्टार्ट हुआ, और सब कोई आपस में कॉलोनी डेवलपमेंट पे लग गए, अपने एरिया एक्सपेंशन पे लग गए, अपने बेनिफिट को देखने के लिए। और यही आपस में जो इम्पेरियलिज्म था ये टकराया। कहाँ पे टकराया, जब एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जब एक से अधिक कंट्री अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी, तो वो उनमें आपस में क्या हुई, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई। पहले छोटे लेवल पे 2-2 कंट्री लड़ने लगे, फिर ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे ये जो इम्पेरियलिस्टिक और जो कॉलोनियलिज्म पॉलिसी की कन्फ्लिक्ट थी, ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक बड़े कन्फ्लिक्ट के रूप में सामने आया इन ईयर 1914। और 1914 पे स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ब्रिटेन और उसकी पावर्स ने जीते, ठीक है। और जो जर्मन पावर थे वो डिफीटेड हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी गॉट डिफीटेड, दोनों ही वर्ल्ड वॉर में से जर्मनी हार गया, यहाँ पर जर्मनी डिफीटेड हुआ, ठीक है। और डिफीट होने के बाद यहाँ पर एक ट्रिटी बनाएगी, उस ट्रिटी का नाम था ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस। ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस। आपस में इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के कारण लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट आदमी था, उसका नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था, वुडरो विल्सन। कौन थे ये, कौन बताएगा, हु इज वुडरो विल्सन? द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन ने बोला कि अगर लड़ते रहेंगे, इफ यू विल कंटिन्यूसली फाइट विथ ईच अदर, विल नॉट रीच एनीवेयर, तो बेटर है कि हम क्या करें, आपस में एक ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसा चीज़ बनाएं जिसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्डर ने माना कि ठीक है, ये सही बोल रहा है आदमी। तो इस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन।
1919। और इसी समय बनाया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए? क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही था कि स्लेव ट्रेड चल रहा था, लेबर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था क्योंकि, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी 1919 में, लीग ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लीग ऑफ नेशन को इसलिए बनाया गया था कि ये क्या करेगा, वर्ल्ड ऑर्डर को अच्छा करेगा, पीस लेकर आएगा दुनिया में। पर ये पीस लेकर आता उसके पहले बहुत सारी चीज़ हो गई थी, ठीक है। आगे चला, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद आगे बढ़े, और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ने क्या किया था, पेनल्टी लगाया था किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। और जर्मनी को बोला गया कि ये जो भी वॉर हुआ है, इस वॉर में जितना भी हानि हुआ है, ऑल द मटेरियल एंड द लाइफ विच हैज़ बीन लॉस्ट इन दिस वॉर इज मेनली बिकॉज ऑफ द जर्मनी। सो जर्मनी हैज़ टू रीपे द वॉर लॉस। और जर्मनी को बोला गया कि आप वॉर लॉस को रीपे करोगे, और इतना अमाउंट दिया कि जर्मनी हैज़ टू गिव द अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 90 ईयर्स। 90 साल तक जर्मनी को ये पैसा देना पड़ता, और तब जाकर जर्मनी उस वॉर में जो खर्च हुआ था उससे बाहर आ पाता। फॉरगेट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी, मतलब 1919 से लेकर 2009 हो जाता, तो अभी जर्मनी तो बिल्कुल कंगाल होता और सबसे गरीब कंट्री होता, ठीक है। एंड जर्मन हैव एक्सेप्टेड दिस कि ठीक है अब तो हुआ है तो हुआ है। बट इन दिस बैकग्राउंड ऑफ जर्मनी इमर्ज हिटलर। 1926 ही कम्स इनटू द पिक्चर, हिटलर, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें हुई। इस समय क्या था कि पावर सेटलमेंट अच्छा था, यूएस ने अपने आप को इन्फ्लुएंस दे चुका था, ठीक है। तो एक तो 1926 में द राइज ऑफ हिटलर, मैं बताता हूँ क्या था। इसके साथ साथ 1929 द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, आर्थिक सुस्ती बोलते हैं इसको, ठीक है ना। किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, यूएस के सारे बैंक कोलैप्स कर गए, तो अमेरिका अपने आप में क्या हो गया, वो अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए चला गया। सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक और ट्रेड को कम कर दी, ठीक है। जब वो कम हुआ, और उस समय जर्मनी में क्या था, हिटलर था। हिटलर ने इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा अपने आप पावर प्रोजेक्शन करने का कोशिश नहीं किया, प्रॉपर आपका क्या कर रहा था, आर्मी में था, आर्मी के काम करता था। बट धीरे धीरे जैसे उसने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ है और उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो उसने क्या किया था, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, ठीक है ना, जर्मन, ठीक है, उसको मरवा दिया। और जो जर्मन डाइट थी, जहाँ पर उसके खिलाफ केस चल रहे थे, जर्मन डाइट मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट का नाम है जर्मन डाइट, उसको उसने क्या कर दिया, आग लगवा दिया। और आग लगवाने के बाद में है उसके बारे में, ठीक है, कि 90 ईयर्स ऑफ सफरिंग ऑफ जर्मनी। तो उसने आया और अपने लोगों को बताया कि 90 ईयर्स जो है इसको हमको किस तरीके से हैंडल करना होगा, ठीक है। देन ही केम एंड स्पीक, हिटलर का अपना एक अंदाज था। और दिस ऑल दिस लीडर्स आर द ग्रेट ऑरेटर्स हु नो हाउ टू स्पीक। डेफिनेटली वही आकर क्या करते हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड को। तो जर्मन्स लोग जो 1926 में वॉर रिपे कर रहे थे, वो सभी को सामने में बैठाकर ही सेड द 90 ईयर्स ऑफ द पनिशमेंट विच हैज गिवन टू आवर नेशन बाय द वर्ल्ड, सो कॉल्ड द अथॉरिटीज ऑफ द वर्ल्ड, इज नॉट इन द लाइन विथ द जर्मन इंटरेस्ट. We have to repay the war loss for the next 90 years at the cost of the future of our children, at the cost of the building of our nation, at the cost of the bread and the vegetables that has been into your plates, at the cost of your own life. I, Adolf Hitler, commit to you everyone. We will become a glory. We will again rebuild our Germany. We have to forget about this 90 years of insecurity. We have to build our German diet again. I assure you, none of you will pay a penny to the world authority if you follow the path of liberation with me. And the real liberation lies in the hand of you. Just come and commit yourself to rebuild the Germany. I, Adolf Hitler, assure you the power, the strength and everything that this German diet belongs to. बोले बाप रे ये क्या चल रहा है? बोले नहीं ये दूंगा मैं, देख लो 90 ईयर्स की जगह ये ले लो। बोले ठीक है। सब खड़े हो गए, बोले हाँ भाई तू अब जो बोलेगा प्रभु आप ही जो बताएं। बोले तो बढ़िया बात बोल के क्या है, ये तो भुवन जैसा नहीं कि मैच खेलेंगे और ले लेंगे, ये तो बोल रहे हम लड़के लेंगे। तो उसने सीधा सीधा बोला कि आई विल नॉट पे एनी पेनी। जैसे उसने जीता, इलेक्शंस हुए, टोटल लोग जितना वोट किए तो उससे 100 या 150 वोट ज़्यादा मिला था। किसको? हिटलर को। उस इलेक्शन में मान लो अगर 5000 लोग वोट दिए थे तो हिटलर को वोट मिला था 5060।
बोले 60 वोट और कहाँ से मिल गया, ऐसा हिटलर को वोट मिला। ठीक है, 2-2 वोट भी डाल के गए, नहीं हिटलर ही जीतना चाहिए, हारने ही नहीं देंगे। ठीक है, और हिटलर कम टू द एक्सट्रीम पावर्स, he become the champion of the world, a champion of Germany, and then Hitler come with his master plans। उसने प्लान बनाया कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करूंगा, ये पूरे यूरोप को तो अकेले हरा दूंगा, एंड ही एक्चुअली सक्सीडेड इन दैट। इनिशियली 2 years ऑफ वर्ल्ड वॉर 1939 to 1941, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं था, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं था हिटलर का, और हिटलर अकेला क्या कर रहा था। उसके बाद हिटलर ने जर्मनी को रीगैदर किया, और रीगैदर करने के बाद 1939 यहाँ से स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और इस वर्ल्ड वॉर 2 पे जर्मन आर्मीज और अनडिफिटेड, कोई उसका मैच ही नहीं था, क्योंकि जर्मनी इज प्लानिंग फॉर द वॉर फॉर लास्ट 13 years, 13 to 14 years से जर्मनी प्लान कर रहा था अपना। बाकी कंट्रीज उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थी, उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था कि हिटलर का स्पीच को दिखा रहे हैं, रील्स में देख लो, पुतिन तो अरे पुतिन लेक बैकाल में ना है, कहीं भी ना है, अटैक तो कर रहा है ना जर्मनी यूक्रेन पे, उसको देख के क्या खुश हो रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं था, वो उस टाइम की बात ही अलग थी। और एक आदमी था बिस्मार्क, उसको द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द चेस इन द वर्ल्ड माना था, बिस्मार्क, द फादर ऑफ जर्मनी। हिटलर नहीं है, जर्मनी का फादर है बिस्मार्क, उसने बनाया जर्मनी को। ठीक है, तो 1939 यहाँ से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर, और इस वर्ल्ड वॉर पे अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर चलता रहा, और उसका जर्मनी गॉट डिफीटेड। तो यहाँ पर 2 पावर बनी थी, जर्मनी की डिफीट होने के पहले से यहाँ पर 2 पावर बनी थी। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में भी सेम 2 ही पावर थी, लेकिन उसमें लोग कंट्रीज अलग अलग थे। वर्ल्ड वॉर 2 में फिर अगेन 2 पावर बनी। ठीक है, एक पावर को बोला गया एक्सिस पावर, एक्सिस पावर्स, और एक थे अलाइड नेशन, इसको अलाइड पावर भी बोलते हैं, अलाइड नेशन बोलते हैं। एक्सिस पावर में वी हैव जर्मन, ठीक है, जर्मन द हिटलर्स। ठीक है ना, उसके बाद कौन थे, इटली, फासिज्म, इटली में यहाँ का मेन प्रिंसिपल था फासिज्म, एंड द लीडर इज बेनितो मुसोलिनी। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बना था। इसी ग्रुप में कौन था, जापान। आज जापान देखो बिल्कुल अच्छा हो गया है, लेकिन पहले इधर था। ठीक है, उस टाइम पे जापानीज दे वर द रिवोल्यूशनरीज, उन लोग एकदम सबको मारते थे। ठीक है ना, चाइना का तो मंचूरियन बनाए थे इन लोग, मैंने बताया था आपको, जो गड्ढा खोद खोद के इतना गले तक है ना कुत्ता छोड़ते थे उनके ऊपर, तो क्या थे, पूरा मंचूरियन। एक बार तो ऐसी हुआ ना, इनके पास लड़ाई करने पहुंच गया अमेरिका, अमेरिका पहुंचा सीधा जापानीज के पास, इन लोग ऊपर ऐसे करके खड़े, बोले क्या हो गया इन लोग, पेड़ वेड़ के ऊपर कैसे, बोले समुराई, सीधा तलवार मार देंगे। ठीक है ना, नीचे नीचे नहीं लड़ते, हमारे वाले पेड़ वेड़ के ऊपर खड़े समुराई उमराई, बोले रे बाप रे, इससे कहाँ लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या था, एक बहुत पावरफुल नेशंस थे, इसको अच्छा सपोर्ट था। ठीक है, और टू सम एक्सटेंट इंडिया भी था इधर। इंडिया किसके रूप में था, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन, जो हमारी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो जापान और जर्मन का हेल्प ले रही थी, क्योंकि हम तो लड़ थे, इनके खिलाफ लड़ रहे थे ना, ब्रिटिश। यहाँ कौन था, ब्रिटिश, सुभाष चंद्र बोस इसलिए इधर थे। ठीक है ना, ब्रिटिश, इसमें ही कौन था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस। ठीक है, तो मेजर वर्ल्ड पावर इधर थे और छोटे वाले वर्ल्ड पावर इधर थे। इधर एक और था कौन, रशिया, इनके बीच आपस में वॉर होता। लास्ट में वॉर बड़ा अच्छा हुआ कि हिटलर को पकड़ना और मारने का मारा कौन, रशिया ने। रशिया की रेड आर्मी थी, हिटलर ने प्लान बनाया था कि 2.5 दिन में रेड आर्मी को हरा दूंगा, ऐसे से जाऊंगा, उधर हिल है, उस हिल के पीछे कूदूंगा, गोली मारूंगा, खत्म हो जाएगा। उस समय तक क्योंकि हिटलर का सारा कैंपिंग सक्सेसफुल था, तो हिटलर को लगा कि मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, हरा दूंगा, क्या आ जाता है। हिटलर बोला मैं निकलता हूँ यहाँ से, ही जस्ट स्टार्टेड, और जैसे हिटलर वहाँ पर पहुँचा, देन ही फॉरगेट अबाउट कि वो यूरल माउंटेन्स है, वहाँ कार्पेथियन माउंटेन है जो सबसे बड़ा माउंटेन है, एंड द चिलिंग विंटर, आत्माएं कांप जाए इतनी ठंडी, और वो कहाँ जाएगा उधर। तो कहीं ना कहीं आर्मी को रुकना पड़ा, सप्लाईज रुक गए, और उधर से रेड आर्मी पहले से रेडी थी, तो कैप्चर कर लिया गया। हिटलर ने खुद को गोली मार दी। ठीक है ना, कि पकड़ा जाता तो बेइज्जती होती। कंसंट्रेशन कैंप में वो क्या करता था, जो जूस लोग थे उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डालकर जहरीले गैस दे देता था, और वो तड़प तड़प के मरते थे, और उसको मज़ा आता था देखने में, तो वैसे ही उसको तड़पाते, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, खुद को गोली मार ली थी। तो रेड आर्मी, अब इसने तो जीत लिया,
तो रशिया का कहना था कि हमने हराया है, वर्ल्ड वॉर हम खत्म किए, पर वो वॉर उधर हो रहा था, खत्म होता उसके पहले जापान ने क्या किया, प्लान किया और वो यूएस के वाटर्स में दिखने लगा। यूएस ने वार्न भी किया कि मेरे वाटर्स में मत छेड़खानी करो। बोले कि तुम्हारे वाटर में छेड़खानी ना करे, अभी अभी आए हो, बोले ऐसे कैसे नहीं करेंगे। तो एक इन लोगों ने भी अच्छी प्लान बनाई ना, यूएस का अगर बॉर्डर देखोगे अगर पूरा ऐसा, तो जापान ने एक सिंगल बोट को इधर भेजा, एक सिंगल बोट। यूएस वाले सोचे कि ये सिंगल बोट आ रहा है, इधर ही कुछ होगा, और पूरी की पूरी नेवल फोर्स को नीचे भेजा एंड दे जस्ट अटैक द पर्ल हार्बर। वो जाकर अमेरिका के पर्ल हार्बर को अटैक कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर पर्ल हार्बर अटैक कर दिया। ब्रिटिश फोर्स लड़ रही थी किसके साथ, जर्मन के साथ। जर्मन्स, उनका जो एयरक्राफ्ट था वो जाता था एकदम बॉम्ब ड्रॉप करके आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर बॉम्ब ड्रॉप करके आ रहा है। ब्रिटिश के पास उतने लोग ही नहीं थे जो फ्लाइट को उड़ा सके। स्लीपलेस नाइट्स हो रहे थे उनके लिए। ठीक है, तो इतना एक कंडीशन आ गया था ब्रिटेन के पास कि वहाँ के जो लोग, तो यहाँ पर ना दो बहुत खतरनाक ऑरेटर्स थे। एक तो यहाँ पर ना दो बहुत खतरनाक ऑरेटर्स थे। एक तो पर्ल हार्बर हुआ, तो एक अमेरिका में थे। इनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम था विंस्टन चर्चिल। ये दोनों खतरनाक ऑरेटर्स थे। चर्चिल, मुझे पता चला कि नहीं अब तो हमारे पास फोर्स में लोग ही नहीं है, प्लेन कौन उड़ाएगा, सबको नींद आ रही है, तो बोला कि जस्ट गो एंड गैदर ऑल एवरीवन। सबको बुलाया, एकदम से खड़ा किया आपस में साथ में। ठीक है ना, बोलता इफ यू विल स्लीप द नेशन विल डाई। बोले मतलब क्या है, बोले खड़े हो बताता हूँ। वी हैव बीन लिविंग इन द पावर वेयर द सन नेवर सेट्स। You can never imagine any empire as great as the Britain. If the sun is the symbol of energy, the Britain has all the energies. And you people are saying, we want a sleep, we want a rest. This sleep and rest will wipe out the future of your children. This rest and sleep will set the sun forever under the British Empire. A moment of glory, a moment of commitment toward your nation is what I required. Put your blood and sweat, not to build the nation, but to save the empire. Just give me one major commitment, one major fight, and I won't come again to beg in front of you. Being a PM, I want just my force to be very vigilant. I want my force to be very powerful. I want my force to go and strike. फिर बोले आई वॉन्ट माई फोर्स, तो आवाज आया, बोले क्या हो गया, अरे निकल गया सब ले लेके। बोले खत्म करते हैं, आज गिरा के ही आएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 8 आवर्स का बम्बार्डमेंट था, उसको बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल बम्बार्डमेंट। आधे से ज़्यादा जर्मन शहर को खराब करके रख दिए थे लोगों ने, सिर्फ एक स्पीच नहीं ला दिया था। इधर ये पर्ल हार्बर चल रहा था, वो बोल रहा है कि पूरा का पूरा उनका पूरा नेवल डॉक को ख़त्म कर दिए। उसने मैसेज डाला कि जापान ने जो पर्ल हार्बर एक्सीडेंट किया है, जापान शुड सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी आर गिविंग देम द 48 आवर्स टू जस्ट सरेंडर। और उसका एक लेटर भेजा गया था हिरोहितो को पास, उसने लिया, बोले फाड़ो सरेंडर। बोले ठीक है। और सेम डे नाइट पे 2 बॉम्ब टेस्ट किए गए थे, द फैट मैन एंड द लिटिल बॉय। दिस आर द न्यूक्लियर वेपन्स। बोले कि ठीक है, फाड़ा है तो फिर। एंड नेक्स्ट डे जाकर क्या हुआ, वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटॉमिक एक्सप्लोजन हुए। वर्ल्ड हिल गया उसको देखकर। बोले ये क्या चल रहा है, इतना बड़ा हथियार लेकर आ गया, ये कौन गिराया है इसको। अब जैसे ही ये गिरा तो पूरा का पूरा वर्ल्ड नंब हो गया कि अब अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अब क्या है, उतना बड़ा एटॉमिक बम रखा है, 2 ठो इधर डाल देगा, 2 वहाँ डाल देगा, खत्म हो जाएगा दुनिया। तो अल्टीमेटली वही बच जाएगा। तो व्हाट वी नीड, इसको रोका जाए, स्टॉप द वॉर। ठीक है ना, सरेंडर होना चालू हो गया एक एक करके सब, कि नहीं अभी आगे नहीं वॉर होंगे। अब ये दोनों के बीच हुआ कि यूएस का कहना था कि वॉर तो मैंने ख़त्म किया है, तो आई शुड बी अ पावर। उसने बोला कि नहीं, चालू करने वाले को तो मैंने मारा है, आई शुड बी अ पावर। एंड देयर स्टार्ट द कोल्ड वॉर। एक एरा चालू हुआ कोल्ड वॉर का बिटवीन रशिया एंड यूएसए, द बाईपोलर वर्ल्ड।
यहाँ पर स्टार्ट हुआ था द बाइपोलर वर्ल्ड, ठीक है, जो 1991 पे फिनिश हुआ। तो इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री रही। तो इसी वर्ल्ड हिस्ट्री में ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो ये एलाइड पावर है, इस एलाइड पावर ने धीरे धीरे पीस की बात करना स्टार्ट की। सबसे पहले आए थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने एक मैसेज दिया था, क्या था मैसेज? इंस्टेड ऑफ वॉर वी मस्ट गो फॉर बातचीत से समझौता कर लेते हैं, युद्ध किसे अच्छा है, जॉ, ठीक है ना। और इस मैसेज को लेकर रूजवेल्ट और चर्चिल और साथ साथ रशिया, ये तीन नेशन आपस में आए और ये लोग बनाए 1941 में अटलांटिक चार्टर को साइन किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट मेजर इवेंट डेवलपमेंट में क्या रहा, अटलांटिक चार्टर, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो फटाफट, अटलांटिक चार्टर। अब इसी अटलांटिक चार्टर के बाद क्या होगा, बनना स्टार्ट होगा, लिखोगे द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड in the first half of 20th century, witness the two horrifying world wars. First in 1914 to 19 and the second one in 1939 to 44. 1939 to 44. To not repeat such activity again, after both the war, a sentiment among the powerful nation emerged for the cooperation in world, ठीक है। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पॉइंट्स पे लिखेंगे। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1919 a 14-point solution for the world peace, a 14-point solution for the world peace is given by the US President Woodrow Wilson, which gets signed and by this a League of Nations was established. उसका नाम क्या था? in 1919 में क्या बनाया गया? League of Nations was formed in year 1919. क्लियर सभी को? हाँ, किसके बाद? Signed and the League of Nations was established, by which and the League of Nations was established in 1919. In the same year, the International Labour Organization ILO was also established. Next point, in the course of time, COURSE, in the course of time, the League failed to fulfill its commitment. Mainly because of following reasons. League failed to fulfill its commitment mainly because of following reason. Number 1, the US Congress did not pass the covenant, COVENENT, covenant मतलब जो law था, did not pass the covenant of League of Nation,
ठीक है, यूएस ने लीग ऑफ नेशन की बात की और वहीं का कांग्रेस उसको पास ही नहीं कर रहा था। क्या था कांग्रेस, यूएस कांग्रेस? एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सब नहीं बताएंगे। चलो आप बताओ, इसने, हाँ इसने क्या नाम है, इसने ही नाम है, हाँ आप बताओ। हाँ क्या है यूएस कांग्रेस, आप बताओ। हाँ तो पूछा करो ना, लिखना बस थोड़ी ना हो, सिर्फ लिखने नहीं आओ। जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट है, तो इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक को राज्यसभा बोलते हैं और एक को लोकसभा, और दोनों से बिल पास होगा तभी क्या बनता है, लॉ बनता है। तो अमेरिका में भी लोकसभा और राज्यसभा दो हैं, तो राज्यसभा जो उनका अपर हाउस उसको बोलते हैं सेनेट और लोअर हाउस को बोलते हैं कांग्रेस। ठीक है, तो लोअर हाउस ने क्या किया, उसको पास नहीं किया, जिसके कारण वो लॉ रेटिफाई ही नहीं हुआ कभी। अभी समझ आया? इसका मतलब ये है, नहीं तो फिर सोचते यूएस कांग्रेस, वहाँ का राहुल गांधी कौन फिर इशू हो जाता। ठीक है, तो वहाँ का राहुल गांधी कोई नहीं है, ओबामा ही थे राहुल गांधी वहाँ के। ठीक है, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ज़्यादा बेटर है। अरे यार तुम चलो नेक्स्ट, मोदी जी बताते हैं, अच्छा नाम बताएं। विवेकानंदा है, लिखो। मैनी कंट्रीज, नेक्स्ट पॉइंट, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड initially joined the league, but many countries of the world initially joined the league, but they left Poland, Poland. चलो नेक्स्ट पॉइंट, लीग के बारे में नहीं आएगा क्वेश्चन वैसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपने को डेवलपमेंट समझने से बता रहा हूँ। ठीक है, नो, मेजॉरिटी ऑफ द सुपर पावर स्टेड अवे फ्रॉम द लीग, majority of superpower stay away from the league. For example, Germany, France, league decision was not made. ठीक है, तो ये सारे के कारण क्या हुआ, लीग तो फेल हो गया। उसका अलग से लिखना, post the failure of league, post the failure of league, the World War II even created a human havoc, 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 more than the World War I, more than the World War I. The World War II ended with the nuclear explosion in Hiroshima and Nagasaki of Japan by US. Hiroshima and Nagasaki by US. Hiroshima and Nagasaki by US. Full stop. Because of the desires of the nation, and ambition of the leaders, the threat of World War III looms even LWM looms even post the World War II, looms even the World War II, looms even the post World War II. मंडराना, खतरा मंडरा रहा था तीसरे युद्ध का, यहीं से चालू करूंगा। ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्या हो रहा था, वहाँ पर घूम रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और इस बैकग्राउंड पे लिखोगे, इन दिस बैकग्राउंड द वर्ल्ड लीडर sit together to create an organization for world peace.
to create the Organization for World Peace. To create the Organization for World Peace. And in year 1945, the United Nations was formed. The United Nations was formed. ठीक है, ये तो था हिस्टोरिकल एंगल. नाउ मेक द हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ यूएन. फॉर्मेशन ऑफ यूएन मतलब इसमें मैं डेट वाइज आपको लेकर आऊंगा कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. ठीक है, लिखोगे द वर्ड यूनाइटेड नेशन इज गिवन बाय, किसने दिया था यूनाइटेड नेशन वर्ड? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. द वर्ड इट इज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ठीक है, नाउ टाइमलाइन लिखो. टाइमलाइन ऑफ यूएन. टाइमलाइन कैसे बना है, ऐसे एक हेडिंग में टाइमलाइन ऑफ यूएन फॉर्मेशन का जो टाइमलाइन है. लिखोगे 1941, लिखिए 1941 एंड पुट अ डैश. 1941 पुट अ डैश. लिखोगे द एलाइड पावर इंक्लूडिंग यूएस, ब्रिटेन एंड रशिया. The allied, ALLIED, the allied power including US, Britain and Russia collaborate together and bring the Atlantic Charter. And brings the Atlantic Charter, ATLANTIC, brings the Atlantic Charters. This charter was signed by US and Britain in the same year. उसी साल उन दोनों ने उसको साइन किया. रशिया ने नहीं किया था, ये दोनों ने उसी साल साइन कर दिया. नेक्स्ट 1942. देखोगे in this year the 26 allied power meet together at Washington DC. And they supported the Atlantic Charter. And signed अटलांटिक चार्टर को वो किया गया, उसी में मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या लाया गया? डिक्लेरेशन ऑफ एंड साइन द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट 1943-44. 43 एंड 44 एक साथ लिखो. इन द टू सक्सेसिव ईयर first at Tehran. In the two successive years, first at Tehran. In the two successive years, first at मत लिख देना. First at Tehran and then in Yalta. पहले तेहरान में, बाद में याल्टा में. अ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड which talks about the formation and evolution of United Nation. Then the next date 26th of June 1945. Put a dash and write. On this date, the 50 nations signed the Declaration of United Nations, known as UN Charter.
डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन नोन एज यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर को 50 नेशन ने साइन किया। यूनाइटेड नेशन नोन एज यूएन चार्टर, यूएन चार्टर के नाम से जानते हैं ना, ये यूएन चार्टर को पढ़ेंगे भी अभी हम लोग। यूएन चार्टर द पोलैंड साइन ऑन अक्टूबर, द पोलैंड साइन द चार्टर ऑन अक्टूबर as the 51st founding member, फाउंडिंग मेंबर। पहले 50 के थे, ये हो गया 51st, देन लिखो फाउंडिंग मेंबर। देन ऑन 24th ऑफ अक्टूबर, 24th ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो अगला डेट, ऑन 24th ऑफ अक्टूबर 1945। क्या हुआ था इस दिन? 24 अक्टूबर 1945 क्यों जाना जाता है? यूनाइटेड नेशन डे है ये। देख रहे हो, ये भी नहीं पता यूएन डे है। छठवीं उठवीं पास हो के आए हो कि नहीं? जंप तो नहीं किए थे एक आध क्लास? क्लास 6 से पढ़ाया जाता है इसको। डेट तो बता देते हैं कम से कम, याद कहाँ रहता है सर? है चलो लिखो, अब भूलोगे ना, बताता हूँ। ठीक है, ऑन 24th ऑफ अक्टूबर 1945 द यूएन, द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड। साइड में लिख लो यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में इसको मनाया जाता है। फिर देन 30 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर को क्या हुआ? थोड़ा भी लॉजिकली सोचो तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा जीवन में। इंडिया ज्वाइन करेगा, इंडिया ज्वाइन द यूएन, इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, क्लियर सभी को? तो कैसे उसकी हिस्ट्री रही, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ। नाउ विल लुक इनटू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। यूएन को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, सो फटाफट लिखते चलो और मैं फिर इसका एक्सप्लेन करता हूँ। मेंटेनिंग द वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन द वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो इन लोग बोले कि पहले शांति लाना है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? विश्व शांति। तो टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो पीस क्या होता है? व्हाट इज शांति? वहीं पर ना नीचे ना नोट करके या वहीं पर लिखो डेफिनेशन ऑफ पीस अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। तो यूएन ने पीस का क्या डेफिनेशन दिया है? बताओ क्या होता है पीस? 2 वर्ड लिख दें, हम उसी को बताएंगे, देखना ना। व्हाट इज पीस? शांति क्या होता है? बोले सर सब सब्जेक्ट है, इसका डेफिनेशन अलग अलग हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे फिलॉसफी में शांति क्या होता है, अब इसमें नया शांति बताओगे। हम लोग कहाँ तक शांति को याद रखेंगे? शांति ही शांति है ना। बताओ जल्दी बताओ, पीस क्या होता है? तो शांति नहीं बता पा रहे हो। जब शांति पूछा तो शांत हो गए, यही तो पीस है सर। है मजाक चल रहा है? तो जल्दी बताओ डेफिनेशन। कम्युनल हार्मनी, बस वॉर ना हो। और छोटा मोटा युद्ध तो आप भी लड़े होगे, नहीं लड़े? सभी लड़ते हैं छोटा मोटा युद्ध, तो घर में सब लड़ते हैं ना यार। ये सबसे ज़्यादा लड़ता है, बड़ा बड़ा लड़ता है। ये कुत्ते के साथ लड़ता है, ये डॉग के साथ लड़ता है, बता तो रहा हूँ। चलो बताओ जल्दी, यूएन ने क्या बोला कि पीस का डेफिनेशन क्या है? बोला कि सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल पीस। पीस क्या होगा? जो कि सस्टेनेबल हो और ड्यूरेबल हो, जो हमेशा हो और जो लंबे समय तक रहे। ऐसा नहीं कि हो रहा है फिर उसके बाद तुरंत लड़ाई कर रहे हैं फिर नहीं। तो वो एक सस्टेनेबल पीस होना चाहिए, वो एक ड्यूरेबल पीस होना चाहिए विथ
प्रॉस्पेरिटी एंड जस्टिस, जिससे सभी को प्रॉस्पेरिटी और हर जगह पे जस्टिस इस्टेब्लिश किया जा सके, उसको पीस बोलेंगे। तो लिखोगे द सस्टेनेबल ड्यूरेबल पीस विद जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ, सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल पीस विद जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड, इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड। And how this could be attained? Sustainable and durable peace with prosperity and justice. और ये कैसे होगा? That is the absence of war. That is the absence of war. अच्छा, वॉर को ये क्या बोलते हैं? यूएस आपका यूएन क्या बोलता है कि वॉर इज एसेंशियल बट नॉट सफिशिएंट। कितनी अच्छी बात बोली गई कि वॉर जो है वो एसेंशियल है, ज़रूरी तो है पर वो सफिशिएंट नहीं है। आप लड़ाई तो कर सकते हो, ज़रूरत पड़ेगी आप लड़ तो सकते हो, पर उससे पूरा सॉल्यूशन आएगा ज़रूरी नहीं है। इट कैन एस्केलेट टू द अदर लेवल। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ वॉर, बिकॉज वॉर इज एसेंशियल बट इट इज़ नॉट, वॉर इज एसेंशियल बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। सो व्हाट इज सफिशिएंट? तो सफिशिएंट क्या है फिर? पीस सफिशिएंट है। क्या सफिशिएंट है? पीस, कि शांति स्थापित करो वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय युद्ध करो। नहीं तो फिर तो युद्ध करवाते हैं आपका, आ जाओ अखाड़े में, यही जीतेगा सबसे। और क्या, 150 किलो तो उठा ही लेता है, एक आध दो को तो उठा लेगा। पावर लिफ्टर इधर सामने बैठा है। चलो लिखो उसको जल्दी से फटाक से। दैट इज एब्सेंस ऑफ वॉर, बिकॉज वॉर इज एसेंशियल बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। सो पहला था क्या आपका? पीस। नाउ सेकंड पॉइंट, हाँ ऑब्जेक्टिव का सेकंड, टू डेवलप द गुड रिलेशंस अमंग द नेशन, टू डेवलप द गुड रिलेशन अमंग द नेशन, टू डेवलप द गुड रिलेशन अमंग द नेशन। थर्ड, it will act as a forum for harmonizing the cooperation among the nation, forum for harmonizing the cooperation among the nation. To provide for the economic development and humanitarian work for, to provide for the economic development and humanitarian work for ensuring the human right, ensuring the human rights, human rights. Next, to uphold the sanctity of international law, to uphold the sanctity, SANCTITY, to uphold the sanctity of international law, ANCTITY, sanctity of international law. Next, to uphold human dignity, to uphold the human dignity, comma, human right, comma, to overcome the socio-economic problem, and to improve the quality of life, and to improve the quality of life. ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट बनाया गया, यूनाइटेड नेशन बनाया गया, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं पहले। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? टू एंश्योर द पीस एंड सिक्योरिटी। तो वर्ल्ड में क्या करना है? वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड सिक्योरिटी ऑर्डर को मेंटेन करना है कि वर्ल्ड में क्या ना हो, किसी भी तरीके का डिस्टैब्लिशमेंट ना हो, किसी भी तरीके का वॉर ना हो। क्या हो रहा है? क्या हो गया? तो छूट गया तो इधर पूछो ना, वहाँ पूछ लो। क्या छूटा बता? हाँ तो लास्ट में लिख लेना।
फिर समझ लो अच्छे से, अभी तो रिपीट तो कर ही रहा हूँ ना, कोई तो बताएगा। अरे सब कॉपी मत देखो, पॉइंट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, समझना। उस पॉइंट पे आएंगे तो किसी ना कोई बोलेगा, तब लिख लेना। हाँ चलो, पॉइंट 1 बताओ। टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी। तो वर्ल्ड में क्या करना, पीस और सिक्योरिटी को, क्योंकि पीस और सिक्योरिटी इज नेसेसिटी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट। किसी भी जगह का विकास जो है, डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ पर शांति होगी और वो जगह क्या होगा, सुरक्षित होगा, सिक्योर होगा। इवन इफ यू डू नॉट हैव द पीस एंड सिक्योरिटी देन यू कैन नेवर डेवलप, ठीक है ना। तो वर्ल्ड भी इसी तरीके से डेवलप नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो पाओगे। आपके अंदर अगर शांति मची होगी और सुरक्षित आप फील नहीं करोगे खुद को, तो कभी भी आप डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सेम हैपन्स विद द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में 2 नेसेसिटीज कंडीशन है कि वर्ल्ड ग्रो करे, उसके लिए क्या है, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, दूसरा ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई एक बताओ ताकि जिनका छूटा वो लिखेंगे। हरीश पूरा लिख लिया है? हाँ तो रीड कर चल। सेकंड, टू डेवलप गुड रिलेशन अमंग नेशंस। टू डेवलप गुड रिलेशन अमंग द नेशन। ये तो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि सारे देशों के बीच अगर अच्छे से रिलेशंस को एस्टेब्लिश करवा पाएगा, जिनके बीच भी डिस्प्यूट अगर वहाँ पर यूएन जाए और उनके रिलेशंस को सही से एस्टेब्लिश करवा दे, तो क्या होगा, उस जगह से डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। और जब वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड ऑर्डर में क्या नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज देखो 2 छोटी छोटी कंट्री की लड़ाई हो रही है, मतलब एक छोटी एक बड़ी, यूक्रेन और रशिया की, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या हुआ, स्टेपीज में बहुत दिन से खेती नहीं हुई है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ग्रेन बास्केट है वहाँ पर ग्रेन उगाए ही नहीं गए। तो आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वीट क्राइसिस हो चुका है, गेहूँ के दाम बढ़ रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए तो फ़ायदा हो रहा है फिलहाल, लेकिन एक समय के बाद पूरे के पूरे के लिए फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 142 में हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन में हम लोग बहुत आगे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। देख नहीं रहो, कोविड एक्सप्लोजन, अभी इंडिया में क्या चल रहा है, कोविड एक्सप्लोजन चल रहा है। कोविड के बाद बोले कि 2 साल तक हमें बंद रखा गया था, तो 2 गुना तो कर ही देंगे ठीक है। अभी जब जाओ देखो किस तरीके से बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए हैं अभी कोविड के बाद। ये कितना खुश हो रहा है एक तो सामने तो ऐसे ही नहीं देख रहा था, क्या हो गया। अब बच्चों के साथ खेलना है तेरे को, फिर अच्छे से पढ़, बढ़िया से पढ़, सेलेक्ट हुआ, फिर बच्चों के साथ खेलना। नहीं खेलेगा खेलेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, जो एक्सप्लोजन हुआ है ना, तो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। हाँ थर्ड बताओ, थर्ड पॉइंट क्या है। इट विल एक्ट एज अ फोरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कॉपरेशन अमंग नेशन, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज, मतलब 2 कंट्री के बीच रिलेशन सही करना, 2 से अधिक कंट्री तो उसको क्या करना है, एक फोरम देना कि वहाँ पर वो आएँ और आपस में अपने रिलेशंस के रिगार्डिंग वो बात कर पाएँ और ज़्यादा अच्छा हो। तो बिटवीन 2 कंट्रीज गुड रिलेशन, बिटवीन मैनी कंट्रीज एक्ट एज अ फोरम, ठीक है। बिटवीन मैनी कंट्रीज इट विल एक्ट एज अ फोरम। हाँ उसके बाद नेक्स्ट, हाँ कि ह्यूमन राइट्स को पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करने के लिए पहली बात तो क्या करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, और साथ ही साथ जो भी सोशियो इकोनॉमिक वर्क ज़रूरत है वो किया जाएगा। क्योंकि आज वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पर वॉर होगा, तो वॉर ट्रॉडन एरिया में क्या होता है, सबसे पहली बात, अगर आज सपोज कर लो बिलासपुर में भी हम यहाँ बैठे हैं, बम गिरने लगे, मिसाइल गिर जाए, कैसे करोगे, कोरबा, फिर खांसते हुए लौटोगे वो कबूतर को खोज ले आना, दोगी वहीं मिलेंगे कहीं जो छोड़ा था मैं, है ब्रोंकाइटिस में ऐसे खांस के मर जाओ, कोरबा भागोगे तो। अब सोचो उस दिन रात को सब सो रहे होंगे इजराइल में और फलस्तीन में, जब उन लोगों ने रॉकेट लॉन्चर छोड़ दिया था, आदमी घर में सो रहा है, रॉकेट ही गिर गया सीधा। अब अगर वैसा कंडीशन हो जाएगा तो व्हाट यू विल लूज, द मटेरियल तो पूरा लूज हो जाएगा। बैंक जाओगे, बोलोगे मेरा नाम ये है, तो अभी तो आधार लिंक करके बच जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो पहले तो डिटेल नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली यू विल बिकम द रिफ्यूजी। अब जब रिफ्यूजी बन गए तो रिफ्यूजी का स्टेटस सोच भी नहीं सकते कितना गंदा होता है। लोगों को कहना आसान है कि रिफ्यूजी घुसने मत दो, पर वो सोचो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने कंट्री से भगा दिया गया, जिसका खाने के लिए नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं है, और करेगा तो करेगा क्या। तो रिफ्यूजीज फिर क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को अब रिफ्यूजी क्राइसिस और ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। मदर फादर लॉस हो गए, क्या करेगा। जब ISIS का सीरिया क्राइसिस चला था तो उस टाइम में एक बच्चे का फोटो आया था, समुद्र के किनारे वो ट्रैवल करके गया और मर गया था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर ना तो कोई उसका फादर है ना तो कोई मदर है। अब अल्टीमेटली उसको पूरा का पूरा लुक आफ्टर कौन करेगा।
तो उस ग्रिम रियलिटीज़ को फेस करने के लिए यूनाइटेड नेशन सबसे आगे आता है। वो उसका एक इकोनॉमिक और सोशल एजेंडा है जिसके थ्रू वो काम करता है। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट वन। सेंसिटी नहीं, सैंक्टिटी। सैंक्टिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि जो इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं किसी भी तरीके के हों, उसका सैंक्शन मतलब वो प्रॉपर रूप में जैसा बनाया गया उसको उस तरीके से लोग माने। दैट इज द अपहोल्डिंग द सैंक्टिटी, that you have made certain laws, that law should be followed in the right manner or in the right principles। जो हमने बोला वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है इंटरनेशनल लॉज बनाने का, ठीक है ना। तो जो भी इंटरनेशनल लॉ बनाया जाएगा उसको सही तरीके से वहाँ पर क्या करना, ऑब्जेक्टिवली जो भी उसके प्रोटोकॉल से जो रूल्स है उसको 100% फॉलो करना, वो कहलाता है सैंक्टिटी। अगर आप 99.9% भी फॉलो कर रहे हैं तो वो सैंक्टिटी नहीं है। सैंक्टिटी मतलब 100% उस चीज़ को फॉलो करना। तो यूएन कोशिश करता है कि कोई भी ऐसे लॉ बनेंगे तो सभी नेशन उसको 100% माने, वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन। रीडिंग सुधार पहले अपना स्किल, एक एक वर्ड अलग अलग पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ फिर से। To uphold human dignity, human right, and overcome socio-economic problem and improve the quality of life. फास्ट रीडर होता है, साफ तो पढ़ो। हाँ, तो क्या करना है, टू अपहोल्ड द ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, टू ओवरकम द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड टू रियलाइज, क्या था, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्लियर है? ये तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरीज है, इसको क्या समझाऊँ, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द फॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर, सॉरी आपका फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। नाउ मेक द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन। स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अच्छा, छुट्टी चाहिए, आज स्ट्रक्चर खत्म करा के भेजूंगा, और 6 बॉडीज हैं और एक एक बॉडी लेगा मिनिमम 20 मिनट्स। चलो लिखो, द यूनाइटेड नेशन comprises of the 6 principal organ, which are UNSC, United Nations Security Council, number 2 UNGA, United Nations General Assembly, लिखे तो थे अभी। थर्ड लिखो, फिर से उसको दोबारा लिखो। थर्ड UNECO, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन UN सेक्रेटरीट, द फिफ्थ वन यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, and the last one is International Court of Justice, ICJ, International Court of Justice। ठीक है, अब बताओ कार्यवाही आगे रखें या रोकें? हाँ, करते हैं कितने लोग हैं फेवर में? यार मेजॉरिटी तो करने वालों के साथ है, तो करते हैं। लिखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मेक द हेडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो मैं इतनी जल्दी नहीं थकूंगा, आप लोग देख लो। हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है ये? चलो बताओ यूएनएससी के बारे में कोई पढ़ा है कभी भी जीवन में? हेडक्वार्टर कहाँ है ये बता दो। चलो कहाँ पर यूएनएससी के हेडक्वार्टर?
कोई बात नहीं, चलो लिखो बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल ऑफ यूएनएससी लिखवा रहा हूँ, फटाफट लिखो। यूएनएससी का बेसिक डिटेल लिखो, हेडक्वार्टर ऐसे लिखो 1 2 3 4 करके, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। देन कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन तो लिखो इट इज अ 15 मेंबर बॉडी, इट इज अ 15 मेंबर बॉडी, ठीक है। मेंबर की स्पेलिंग गलत नहीं लिखा हूं मैं ऐसे मेंबर लिखता हूं, नहीं तो कह लो बोलेंगे मेंबर की स्पेलिंग नहीं लिखना जानते, ये क्या पढ़ाएंगे, MEMBER, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग सही से लिखना। 15 मेंबर बॉडी, आउट ऑफ विच, अरे आ जाता है यूट्यूब में कमेंट, सही बता रहा हूँ, ऐसे कमेंट आते हैं यूट्यूब में, उसको उन लोग को बता रहा हूँ इसलिए। उसमें से क्या होते हैं 10 + 5 पढ़ते हैं इसको, है ना, तो 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट, एंड 5 आर परमानेंट मेंबर, ठीक है। जब शुरुआत जब हुआ था उसको साइड मार्जिन में लिख लेना, अर्लियर टिल 1965 ये 11 मेंबर बॉडी होता था, ठीक है, पर अभी कितने हैं, ये 15 मेंबर बॉडी, जिसमें से 10 क्या है नॉन परमानेंट मेंबर है, एंड 5 आर परमानेंट मेंबर। क्लियर हो रहा है। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है, दिस आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स, तो 2-2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, दिस आर इलेक्टेड फॉर द 2 ईयर्स, ठीक है। और जो परमानेंट मेंबर हैं वो तो परमानेंट ही है, सो दे प्रेजेंटली देयर आर 5 परमानेंट मेंबर, विच आर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो यूएसए, ये तो भूलोगे ही नहीं, अटलांटिक चार्टर के शुरू के 3 को याद कर लो, यूएस, ब्रिटेन एंड रशिया, तो वो तो 3 है ही है, यूएस, ब्रिटेन और रशिया। कौन लड़ा था एक और, फ्रांस, तो फ्रांस भी आएगा परमानेंट मेंबर में, और नया कौन है अभी, चाइना, चाइना, फ्रांस, ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, तो ये क्या है आपके 5 परमानेंट मेंबर। पर यूएन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 5 नहीं है, ठीक है। कहीं बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूएन के टोटल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, साइड मार्जिन में लिख लो, यूएन हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, यूएन हैज द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। UN has the 6 official language which include कौन कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश, उसके बाद सेकंड क्या होगा बताओ इसमें से, इंग्लिश, उसके बाद चाइनीज, फ्रेंच, हाँ फ्रेंच, और बताओ, रशियन तो हर जगह है, फिर स्पेनिश, एंड द न्यूएस्ट इज सबसे नया क्या है, अरेबिक। अमेरिकनिस्ट नहीं होता कुछ ना वो लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, कहा तो मैं देखने वाला था कोई अमेरिकनिस्ट तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। लास्ट क्या होगा, अरेबिक। तो इस तरीके से क्या है, टोटल 6 लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 5 ही परमानेंट मेंबर है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि 5 परमानेंट मेंबर है और उसका क्या है नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट है, हर 2 साल के लिए होते हैं, और ये क्या होते हैं, परमानेंट है, ठीक है ना। परमानेंट मेंबर जो होते हैं इनको डबल वीटो पावर है, दे हैव द डबल वीटो, दे हैव डबल वीटो पावर। व्हाट इज द डबल वीटो, वीटो पावर है इनको ये समझ आता है, लेकिन डबल वीटो बोल रहा हूं मतलब, तो क्या है डबल वीटो, कि ये क्या कर सकते हैं, इनको 2 बार वीटो का यूज कर सकते हैं एक ही लॉ के ऊपर। अगर हम लोग कोई एक बिल ला रहे हैं या कुछ भी चीज ला रहे हैं, सपोज करते हैं, तो बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, उसके बाद उसको पास किया जाता है, और पास करने के बाद उसका साइन होता है, तो ये शुरू में ही वीटो यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि बिल इंट्रोड्यूस ही ना हो, और दूसरा वीटो हो सकता है कि डिसीजन को बदलने के लिए, इसलिए बोलते हैं डबल वीटो, कि किसी भी बिल के आते समय ये वीटो पावर यूज किया जा सकता है और उसके पैसेज में यूज किया जा सकता है।
इसलिए इसको बोलते हैं डबल वीटो। ऐसा नहीं कि 2 बार यूज़ करेंगे। डबल वीटो मतलब एक ही बिल के ऊपर ये 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उसको लाने में भी और उसके पास होने में भी। इसे बोलते हैं डबल वीटो पावर। ठीक है, तो परमानेंट 5 हैज़ द डबल वीटो पावर। नाउ लिखोगे उसके नीचे ठीक है, तो मेंबर का ये कंपोजिशन है ना, उसका डिसीजन कि कोई भी डिसीजन ये लोग कैसे लेते हैं, लिखोगे। ये डरा रही है यार। ठीक है, तो लिखोगे द डिसीजन इज टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 9 आउट ऑफ 15 मेंबर। मेजॉरिटी ऑफ 9 आउट ऑफ 15 मेंबर। दवाई खा रहे हो कुछ? ये कौन सा? तो एकदम टीवी जैसा खांस रहे थे। अच्छा, कफ है क्या? दवाई हो गया, 2 डॉक्टर से चेकअप हो गया, कफ ही नहीं निकल रहा है। अरे कहाँ लगा कफ नहीं निकल? तुम वही डॉक्टर के सामने हमसे पूछते पूरा कफ क्या सब खत्म करा देते। मेडिसिन में किस में गए थे? एलोपैथी, आयुर्वेदिक, किसमें? वो नॉर्मल वाले कभी ठीक नहीं कर पाएंगे कफ ऑफ को। वात, कफ और पित्त बताने वाले आयुर्वेद वाले हैं, तो ये एलोपैथी वाले ठीक कहाँ से कर पाएंगे? ठीक है ना, अभी इधर लिख के देते हैं तुमको दवाई। ठीक है, ये आता है सीतोप्लादी, जाके इसको खरीदो आज के आज, सीतोप्लादी। और एक आती है दूसरी स्वासारी, ये है सिरप जैसा। और सीतोप्लादी 1 चम्मच लेना और उसमें डाल लेना और खा लेना। और कितने दिन खाना? 4 दिन। ये कफ वफ सब खत्म, लिख लो और जाके सच में खा लेना, देखना कफ कितने, दोबारा कभी कफ नहीं होगा जीवन में। और एक बार इससे ठीक हो जाएगा तो डेली मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी और लेमन वाटर पीना, उसमें लेमन डाल के। ठीक है, फिर कभी नहीं होगा ये सब फालतू का, ये सब में पड़े हुए बीमार। एक्सरसाइज करते हो कुछ? दौड़ भाग करते हो कुछ जीवन में? नहीं। ये लड़की लोग वॉक बहुत करते हैं यार। कहाँ वॉक करते, क्या वॉक करते? वो मेरे मोहल्ले में तो अपने घर के आंगन में वॉक करते रहती थी, 500-600 राउंड मार दे रही है। आंगन में कुछ खोज रही, क्या कर रही है? 500 से 600 राउंड। एक वो जानवर होता है, अरे तो छोटा सा होता है, ऐसे से जाता है वो खोजते रहता है, उसका नाक ऐसा होता है बड़ा सा, क्या बोलते हैं, क्या चुचुंदर? हाँ, उसी का बड़ा वाला। वो देखना उसको ऐसे 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 देखता हूँ ना उस लड़की, कभी कभी रेप्लिका एक्टिविटी में, तो वो दोनों रेप्लिका हैं एक दूसरे के, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। बाप रे, वो पूरे मोहल्ले में, बाहर निकल जा मोहल्ले में, सबको दर्शन दे, सब खुश रहेंगे। अपनी आंगन में घूम रही है। और क्या है, मतलब भाई बाहर इतने लोग खड़े हैं, निकलेगी थोड़ा मज़ा भी आएगा, सबको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। मोहल्ले से भी 4 लोग गुजरेंगे गाड़ी ले लेके कि घूमती है करके, तो अपने बाड़ी में ही घूमे जा रही है, पूरा आंगन में घूम रही है। अब आंगन को ऐसे झाँक झाँक के देख रहे थे हम लोग, तो अब हम लोग छोटे थे ना तब, अब क्या करें, पूरा मोहल्ले में घूमती, 4 लोग और आते, बाइक वाइक आता, 2-3 लड़ाई होती मोहल्ले के ऊपर, इवेंट और होता, पूरा इवेंट खत्म कर दी मोहल्ले का, वहीं पर सामने घूम घूम के। क्या क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? जोर से बोलना। मोहल्ले वाले की दुकान, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मोहल्ले वाले की दुकान अच्छा होता है उस टाइम पे, लेकिन वही घर के बाड़ी में घूम रही। थोड़ा एक्सरसाइज करो, इतने कम एज में तुम लोग ऐसे खांस रहे हो, बाप रे बाप। और इधर और किसी और की तकलीफ है? आदित्य को क्या है? उसका तो चलो ठीक है, तो वो नहीं आया तो तू क्यों नहीं आया, ये बता तो मेरे को। एक अच्छा कंप्लेन किए थे लोग, हम साथ में रहते हैं, तो क्या था? पानी नहीं आ रहा। कौन जाता है? नहीं है हम लोग को। ये पूरा डिटेल कर रहा है यार। अब कवर कर रहा है, बोल रहा है नहाने। क्या क्या बोल रहा है? नहीं, इतना डिटेलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। 3 लोग रहते हैं? अरे यार, तो क्या क्या इशू है? बोर नहीं लगा है? हाँ,
बोर लगा है तो फिर कैसे पानी नहीं आ रहा? अरे तो पानी तो आता होगा, बाथरूम में है तो क्या हुआ? बाल्टी 3 खरीदो आज और रात को से भर के रख देना अपना अपना, और नाम भी लिख दो बाल्टी में, मेरे बाल्टी को यूज़ नहीं करेगा कोई। यही कर सकते हो, क्या करोगे? देख यार आदित्य कैसी कैसी बातें कर, पूरा डिटेल बता रहा है। हाँ चलो ठीक है, ऐसे कोई नहीं, चलो स्टार्ट अगेन, चलो हो गया, रिफ्रेश हो गया, चलो लिखो, टाइम पास करना है यहाँ। क्या क्या लिख रहे थे भाई बताओ? 9, हाँ, डिसीजन विल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 9 आउट ऑफ द 15 मेंबर। 9 आउट ऑफ द 15 मेंबर, ठीक है। एंड आउट ऑफ दिस 9 द परमानेंट 5 मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये 9 में परमानेंट 5 होते ही होते हैं। आउट ऑफ दिस 9 द परमानेंट 5 मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ परमानेंट मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वीटो। इफ परमानेंट मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वीटो। अगर उसने मना किया कि मैं वोट नहीं दूंगा तो उसको वीटो नहीं माना जाएगा। वीटो अलग से होता है, वो बोलते हैं कि हम अपने वीटो पावर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रल स्टैंड ले लेते हैं कि हम उसके साथ भी नहीं इसके साथ भी नहीं, हम नहीं करेंगे वोट, उसको बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। पर वीटो में वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है कि कोई परमानेंट मेंबर वोटिंग नहीं कर रहा है तो उसको सिर्फ माना जाएगा कि ही इज एब्सटेनिंग फ्रॉम द वोटिंग बट नॉट यूजिंग द वीटो पावर। इसको ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखो, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 4 मेजर कमिटीज़ विच आर, इसकी 4 कमिटीज़ हैं, हैज़ द 4 मेजर कमिटीज़ विच आर काउंटर टेररिज्म कमिटी, काउंटर टेररिज्म कमिटी, कमिटी, नॉन प्रोलिफरेशन कमिटी, नॉन PROLIFERATION, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, प्रोलिफरेशन PRO, नॉन प्रोलिफरेशन किसके लिए था? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए। ऐसे हथियारों को नहीं बनाया जाए जिससे क्या हो सकता है, मास डिस्ट्रक्शन होगा। तो अगर ऐसे हैं तो उसकी स्टॉक पाइल को कम किया जाए, ठीक है। और अगर ऐसे हथियार हैं तो उसको कम किया जाए। नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी, ठीक है, अगेंस्ट द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उसको रोकेंगे। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिस ऐसे हथियार जिससे बहुत सारे लोगों की हत्या एक बार में हो जाती है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। देन मिलिट्री स्टाफ कमेटी, मिलिट्री स्टाफ कमेटी, और इनकी चौथी कमेटी है सैंक्शन कमेटी, सैंक्शन, सैंक्शन कमेटी। नेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनएससी। यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुअल है ना चीज़ें, तो मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा आपको वो नहीं कर सकता, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें उसको जानना जरूरी है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसकी? फर्स्ट, टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, to promote the friendly relationship among the countries, to provide support for solution to provide support for solutions to international problem to provide support for solutions to international problem and promote respect for human rights, and promote the respect for human rights. To become a forum for coordination for the nation for above stated task, to become a forum for the countries, forum for the coordination among the countries for above stated task.
ठीक है, नोट करके लिखिए नीचे। द डिसीजन टेकन बाय द UNSC हैव टू द डिसीजन टेकन बाय द UNSC हैव टू implemented by the member state. The decision taken by the UNSC have to implemented by the member state. That is its decision are binding on the member state. That is its decision are binding on the member state. I repeat, the decision taken by UNSC have to implemented by the member state. That is the decision are binding on the member states. Decision are binding on the member states. No. ठीक है, लिखोगे फंक्शंस, और इसके कुछ फंक्शंस में जो स्पेसिफाइड किए गए हैं वो भी अदर फंक्शंस लिख लो, या ऑब्जेक्टिव में जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ और भी फंक्शंस हैं। फंक्शंस, तो फंक्शंस इसके अलग अलग जगह पे मेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे चैप्टर 6 यूनाइटेड नेशन का जो डॉक्यूमेंट है जो है ना, तो उसके चैप्टर 6 में दिया है UN चार्टर के चैप्टर 6 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, द UNSC provides for the peaceful settlement of specific dispute. The UNSC provide for the peaceful settlement of specific disputes. ठीक है, तो कैसे होगा पीसफुल सॉल्यूशन किसी भी डिस्प्यूट का, क्या क्या मीन अपनाना चाहिए बताओ। बैठ के बात करना चाहिए, वेरी गुड, टॉक। एक तो हो सकता है बैठ के बातचीत, तो इससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, नेगोशिएशन। ठीक है, तो इट विल इधर गो फॉर द टॉक, गो फॉर द नेगोशिएशन। और क्या हो सकता है बताओ, क्या, मीडिएशन, वेरी गुड। ठीक है, तो टॉक, नेगोशिएशन एंड मीडिएशन, दिस आर द मीन्स ऑफ पीसफुल सॉल्यूशंस। ठीक है ना, लिख लो ऐसे करके, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय टॉक, नेगोशिएशन और द मीडिएशन इन जुडिशियल वे, लॉ के हिसाब से उनका बात करवाया जाए, उनके नेगोशिएशन करवाया जाए और मीडिएशन करवाया जाए इन जुडिशियल वे, एंड देन वी विल कम्स टू द पीसफुल सेटलमेंट। तो ये कौन बोलता है, चैप्टर 6 बोलता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये करना है। देन कम्स द चैप्टर नंबर 7, UN चार्टर का चैप्टर नंबर 7 क्या बोलता है देखते हैं। अब CH लिख लेना है, चैप्टर ही लिख लेना, चैप्टर 7। देखोगे, इट मेंशन अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ पीस, एनफोर्समेंट ऑफ पीस। पहला तो क्या था कि शांति से बात करा के खत्म करो, दूसरा बोलता है एनफोर्स किया जाए। जब लोग मान ही नहीं रहे हैं तो फिर पीस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, है ना। जब कोई मान ही नहीं रहा शांति, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, स्ट्रिक्ट मेजर्स होंगे। तो स्ट्रिक्ट मेजर्स के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फोर्स का यूज करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन को क्या करना होगा, UNSC को अपनी खुद की फोर्स बनानी होगी, जिसको बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स। तो स्ट्रिक्ट मेजर्स के इसके पास क्या है, पीस कीपिंग फोर्स। टू प्रोवाइड द स्ट्रिक्ट मेजर इट मस्ट गो फॉर द पीस कीपिंग मिशन, पीस कीपिंग मिशन। ठीक है, तो एनफोर्समेंट कैसे किया जाएगा, बाय हैविंग द पीस कीपिंग फोर्स एंड द पीस कीपिंग मिशन। अब यूनाइटेड नेशन के पास अपनी खुद की फोर्स तो नहीं है, पर पीस कीपिंग फोर्स वो क्या करता है, मेंबर नेशन कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। मेंबर नेशन कंट्रीब्यूटेड फॉर द पीस कीपिंग फोर्स।
और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? इंडिया। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द पीस कीपिंग फोर्स इज इंडिया। लिख लो फटाफट, ऐसी लिख लोगे अपने वर्ड्स में, सब लिखवाना पड़ेगा, ठीक है? तो लिखोगे एनफोर्समेंट ऑफ पीस, इसके लिखोगे फॉर दिस द स्ट्रिक्ट मेजर्स हैज टू बी टेकन, दिस कैन बी डन बाय maintaining the peacekeeping force, by maintaining the peacekeeping force which can be used to defend the member nation, which can be used to defend the member nation, to defend the member nation, which can be used to defend the member nation. The United Nation, full stop, आगे, the United Nation does not have its own army, but it is member nation, but it is the member nation who contributes to the force, but it is the member nation who contributes to the force. और फुल स्टॉप करके साइड मान निकलो, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग, ठीक है? फिर उसका फुल स्टॉप कॉमा एंड पीस कीपिंग मिशन, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन एंड पीस कीपिंग मिशन। ठीक है? इसका आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 बोलता है आर्म्स एम्बार्गो, मतलब आर्म्स के ट्रेड को रोकना, एंड इकोनॉमिक सैंक्शन। आर्म्स एम्बार्गो एंड इकोनॉमिक सैंक्शन। तो चैप्टर 8 लिखोगे, इसके आगे ये दोनों हेडिंग को लिख के लिखो, द यूनाइटेड नेशन, ऐसा एम्बार्गो है ना, EM होगा ना, I नहीं होता, E होता ना, एम्बार्गो बोलते हैं। द UN चार्टर गिव पावर टू UNSC, to restrict the armed trade and put in the economic sanction against those nation which goes against the law. The decision taken in this regard by UNSC, which goes against the law, full stop. The decision taken by the council in this regard is binding on member nation. समझ आ रहा है कि अगर कोई भी कंट्री फ्रॉड कर रही है, कोई भी कंट्री आर्म्स का गलत यूज़ कर रही है, इकोनॉमिक का गलत यूज़ कर रही है, तो उसके खिलाफ सैंक्शन लगाया जा सकता है, उसको हथियार नहीं बेचेंगे। अब एक कंट्री जैसे कि नॉर्थ कोरिया, अब वो गलत काम कर रही है, तो कोई भी कंट्री उसको नहीं बेचेगी, जितने भी मेंबर कंट्री हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन के पार्ट और आपने एक को सैंक्शन लग गया तो बाकी सब भी अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं एम्बार्गो फॉर द आर्म ट्रेड एंड इकोनॉमिक सैंक्शन, जो चैप्टर 8 ऑफ UN चार्टर बोलता है। नाउ द नेक्स्ट वन, द आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 ऑफ यूनाइटेड, नेक्स्ट पॉइंट ना, आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 ऑफ UN चार्टर, सब क्लॉज 7 ऑफ UN चार्टर puts the following restriction on, put the restriction on United Nation Security Council, UNSC, to intervene, INTERVENE, to intervene into domestic jurisdiction, of sovereign nation,
डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ सोवरेन नेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी सोवरेन कंट्रीज हैं उनके डोमेस्टिक मुद्दों पे यूएन नहीं बात करेगा, है ना। हमारे डोमेस्टिक मुद्दों पे यूनाइटेड नेशन को किसी भी तरीके का वो नहीं दिया गया है कि वो आके बोले। नक्सलिज्म के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा और टेररिज्म के बारे में बोलता है, ठीक है ना। तो इसी को इंडिया ने यूज़ किया था एक टाइम पे। 1972 द लिबरेशन, 1971 द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, तब वॉर हुआ तो क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ने पूरे पाकिस्तान की पूरी आर्मी को पकड़ लिया था। 90,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय इंडिया एंड द इंडियन आर्मी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक टॉक हुई जिसका नाम था शिमला टॉक या शिमला डेलीगेशन। वहाँ पर जाकर सबको ने बात किया जम्मू कश्मीर के इशूज़ पे। तो उस दिन हम चाहते तो हम जम्मू कश्मीर मांग सकते थे, पर किस कॉस्ट पे आता ये नहीं पता था। तो व्हाट वी हैव सेड कि वी विल फ्री ऑल योर जितने भी लोग हैं, बट आज के बाद पाकिस्तान इस मुद्दे को किसी भी विश्व पटल पे नहीं बोलेगा। पाकिस्तान विल नॉट टेक द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर टू एनी इंटरनेशनल फोरम, इवन इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन। इस बात पे उनके 90,000 सोल्जर को रिलीज़ किया गया था, ठीक है ना। तो इस बात पर इतना ही बोल के ख़त्म हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं अब पता नहीं, अब ये इसको बोलते हैं, अब इंदिरा गांधी का ये सबसे गलत डिसीजन माना भी जाता है। अब कई लोग बोलते हैं ब्रेव डिसीजन, है तो कोई ब्रेव डिसीजन नहीं है। गुड डिसीजन इफ़ यू टॉक अबाउट द ह्यूमैनिटी एंड ये सब चीज़ों, पर एक कंट्री के नाम से तो मुझे लगता नहीं इसमें और कुछ हो सकता था। इफ़ आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, मैं तो बोलता कि देखो पकड़ लिए 90,000, इंडियन आर्मी गो एंड अटैक पाकिस्तान, सीधा लाहौर में बम गिरा दो, पार्लियामेंट तोड़ दो उसको पहले कैप्चर करते हैं। बांग्लादेश वो तो बना ही नहीं था, ना, तो वो भी अपना एक में जाते 2 देश मिलते हमको, ठीक है। तो इंडिया को बांग्लादेश सब मिल जाता, हम उधर तेहरान तक पहुंच जाते, ठीक है। अब डिसीजन लिया जा सकता था कि अटैक करो, ऑल आउट अटैक, घुस जाना था पूरा लाहौर और बगल में, तो अमृतसर से 26 किलोमीटर दौड़ जाते तेजी से तो पहुंच जाते, कैप्चर कर लेना था उस दिन पूरा, उधर लाहौर और सब कैप्चर कर लेते। अभी हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से सीधा लग रहा होता, और बांग्लादेश तो एज ए नेशन बना ही नहीं था, तो अल्टीमेटली बांग्लादेश इंडिया का हिसाब फिर वापस आता। तो 1947 में जो बाइफर्केशन हुआ था वो वापस हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। अब ये डार्केस्ट स्पॉट माना जाता है इंदिरा गांधी के पूरे कैरियर का ये डिसीजन। अब जो भी हो, क्यों लिया गया, क्या लिया गया, ये राज उसी के साथ चला गया, ठीक है। इस राज के बारे में मेरे को तो नहीं पता, बट मेरा ये कहना है कि ऐसा हो सकता था। चलिए सपने देखने में क्या जा रहे हैं, देखो, ठीक है। तो ये हो सकता था। तो उस तरीके का जब कंडीशन बनता है तो किसी भी तरीके का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में कोई कंट्री या यूएन नहीं बोलेगा। जैसे इंडिया में भी क्या हो रहा है, कम्युनल हार्मनी सपोज करते नहीं है, बिगड़ रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं रिलीजन के नाम पे, पर यूनाइटेड नेशन इस बात को नहीं उठा सकता, वो हमारा इंटरनल मैटर है। नक्सलिज्म की बात वहाँ नहीं करते उन लोग, वो हमारा इंटरनल मैटर है। हाँ, टेररिज्म के लिए तुरंत जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि इंटरनेशनल इशूज़ है। तो इंटरनेशनल इशूज़ में वो बात करेगा, पर किसी भी कंट्री जो कि एक सोवरेन नेशन है, जो खुद में इंडिपेंडेंट है, उस कंट्री के डोमेस्टिक इशूज़ पे बात नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब बोले हो तो पढ़ो, चैप्टर 8 में है। जितने लोग हाथ उठाए तो वो भी तो थके, सोच रहे कि मैं थक जाऊंगा, तो नहीं। हाँ नहीं, चैप्टर 8 नहीं, अलग से लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल UNSC also gives suggestion and recommendations to the UNSC also gives suggestion and recommendation, सजेशन देती है, हेल्प करती है काम करने पे। सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू, पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। तो यूएन का जो सेक्रेटरी होती है उसके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी किसको देती है, UNGA को देती है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी न्यू कंट्री इज एडेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, एनी न्यू कंट्री इज एडेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन with the recommendation of UNSC, with the recommendation of UNSC। तो कोई भी नया मेंबर जोड़ना है तो उसके लिए UNSC का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। किसी को भी अगर UN का मेंबरशिप लेना है तो UNSC उसको रिकमेंड करेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट,
The UNSC also investigate any dispute. The UNSC also investigate any dispute or circumstances. Any dispute or circumstances that give rise to international disputes. Investigate any dispute or circumstances that give rise to international disputes. Next point. The UNSC plan for establishment of system for disarmament of weapons. हथियारों को निरस्त्रीकरण करना बोलते हैं, निशस्त्रीकरण, कि जो भी शस्त्र हैं उसको खत्म करना. सिस्टम फॉर डिसआर्मामेंट ऑफ वेपन्स, हथियारों को खत्म करने के लिए. क्लियर है? सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो राइट डाउन द क्वेश्चंस. चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिए. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Give the brief detail of the principal organ of United Nations. Next question. Highlights the objective of United Nations. Highlight the various objective of United Nations. Next question. What is UNSC? Give its composition. UNSC क्या है, इसके composition बताइए. Next question. Explain the objective and functions of UNSC. Explain the objective and function of UNSC. Next question. There is urgent need for the reform of UNSC. There is an urgent need for the reform of UNSC. Quote unquote, comma, quotation में लिखेंगे. There is urgent need for reform of UNSC. कॉमा करके लिखें. Do you agree with this statement? क्या आप इस कथन से सहमति रखते हैं? हाँ मैं रखता हूँ मत बोलना, ठीक है? ऐसी छोना चाहिए वाला नहीं लिखते हम लोग. आंसर थोड़ा समझेंगे कि फेवर में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या होगा, सब बात करेंगे. इज देयर अर्जेंट नीड फॉर द रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी. तो देखेंगे कि है कि नहीं. सो दिस सम अप द यूएनएससी. और कल ये वाला क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन लिखवाया ना, रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी. सो आई विल मेक यू राइट द वन आंसर्स और बाकी आंसर्स को ट्राई करना है और कॉपी डेली लिखना है. आज जाओगे, आज का आंसर आज लिखोगे और नहीं मिला किसी की कॉपी में आंसर तो अगले दिन लिख लेना. मार पीट तो नहीं सकता मैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि आप अपने साथ ट्रू रहो. इधर इधर उधर कुछ नहीं, इधर ठीक है. आप लोग अपने साथ ट्रू रहो थोड़ा सा. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो क्वेश्चन दिया जाके आंसर आज लिखो. नो मैटर कितने थक गए हो, जितना भी थक गए उससे 2 कदम ज़्यादा ही करना, ठीक है ना. एंड बिलीव मी, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स, आई एम वर्किंग फॉर 16 आवर्स. इफ़ यू वर्क फॉर 12 आवर्स, आई विल अगेन वर्क फॉर 16 आवर्स. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि मैं 24 घंटा काम करूंगा, 8 घंटे सोना पड़ता है ना, सीधी बात है. बट हाँ 16 घंटे काम करता हूँ, तो आपको भी क्या करना है, काम ज़्यादा करना है. ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिए. क्लियर हो रहा है? तो काम जाके घर में करो अच्छे से. चलो, थैंक यू.